हेलो एवरीवन, आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम लोग द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे आपका यूपीएससी हो गया या फिर आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उनके प्रीलिम्स एंड उनके मेंस के लिए हम एडिटोरियल से कैसे तैयारी कर सकते हैं। हम देखेंगे एडिटोरियल्स में क्या बोला जा रहा है, उनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और साथ ही एडिटोरियल्स के न्यूज़ में कौन से एडिटोरियल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे। मेरा नाम है मृणाल कुमार। आज है 30 जनवरी ट्यूसडे। तो देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं आज के। सबसे पहला है द ग्रोथ मेनिया कैन बी इंजूरियस टू सोसाइटी। तो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अभी रिसेंटली कॉन्फ्रेंस हुई थी एंड इसमें इंडिया ने अपने कुछ पॉइंट्स रखे थे एंड यहाँ पे ग्रोथ के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात हो रही थी। ग्रोथ ही मेन फोकस था, लेकिन यहाँ पे बात करा है कि सोसाइटी के लिए सिर्फ ग्रोथ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके अलावा भी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद है पॉपुलिज्म डज नॉट हेल्प पब्लिक हेल्थ। तो ये आपका पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज़ के ऊपर एक आर्टिकल है। उसके बाद अर्ली न्यूट्रिशन इम्पैक्ट्स कॉग्निटिव ग्रोथ, ये भी आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर और अर्ली चाइल्डहुड हेल्थ केयर के ऊपर आर्टिकल है। ये है आपका प्रोज एंड कॉन्स ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस, ठीक है। उसके बाद है इम्प्रूविंग बैटरी टेक्नोलॉजीज़ फॉर बैटरी अडॉप्शन। ये हो गया आपका इन्वायरमेंट का और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक। तो चलिए एक एक करके हम इन सब को एनालाइज करते हैं। तो एडिटोरियल एनालिसिस हम लोग अपना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है ग्रोथ मेनिया कैन बी इंजूरियस टू सोसाइटी। तो अगर इसके रेलेवेंस की बात करें तो देखिए यहाँ पे दो मेन चीज़ों की बात करी है, ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो आपकी बात होती है जीडीपी ग्रोथ के बारे में, ठीक है। तो जीडीपी ग्रोथ कैसे होती है, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, और क्या क्या तरीके होते हैं इसको कैलकुलेट करने के, ठीक है, और क्या क्या अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे इन्फ्लेशन हो गया। तो इस तरीके के टर्मिनोलॉजीज़। उसके बाद अगर हम इन इक्वालिटी के बारे में बात करें तो अलग अलग कौन से इंडेक्सेस होते हैं, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे इनइक्वालिटी मेजर करी जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। एंड अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आपका GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस पूरे आर्टिकल को देखना है। तो सबसे पहले इसका अगर बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड में अभी रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मीटिंग हुई थी, जहाँ पे इंडिया के काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स ने पार्टिसिपेट किया। वहाँ पे इंडियन मीडिया भी प्रेजेंट थी एंड वहाँ पे जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, जो WEF के प्रेसिडेंट हैं, उनका एक स्टेटमेंट था कि इंडिया जो है 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के पाथ पे है, ठीक है। एंड इंडिया की इकोनॉमी का साइज़ आगे चल के काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। और ये कहा है कि एटलीस्ट इट कैन बी सेड फॉर देम दैट इट इज़ इंडियाज़ ओन लीडर्स हु वर द फर्स्ट टू मेक दीज, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है इन 2019 रिटर्निंग टू द ऑफिस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड इंडिया एम फॉर बिकम 5 ट्रिलियन बाय 2024 एंड ऑफ दिस करंट टर्म। तो यहाँ पे बोला है कि जो हमारा टारगेट है एक डेवलप्ड इकोनॉमी, एक 5 ट्रिलियन और एक 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का बाय 2024, अब वो समय नज़दीक आ रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ पे फोकस किया जा रहा है, लेकिन ये बताया है कि ग्रोथ जो है ये इस पे फोकस करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसको एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट ये कहा जा रहा है और गोइंग ऑल आउट फॉर इकोनॉमिक साइज में नॉट बी मच बाय द वे ऑफ लेबलिंग एन इनकम of presently excluded, even it may generate outcomes that are undesirable to all. Such outcomes are already in evidence in India's economic policy that privileges growth would exacerbate them. तो यहाँ पे ये पॉइंट कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक साइज जो है
अगर वो बढ़ भी जाए बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि इट वुड लीड टू डेवलपमेंट ऑफ ऑल। इसका मतलब ये नहीं है कि इससे सभी का एक साथ विकास हो जाएगा। सिर्फ इकोनॉमी का साइज़ बढ़ना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अगर उसकी वजह से अगर कुछ नेगेटिव आउटकम हो रहे हैं तो उसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही है कि यहाँ पे ग्रोथ तो बढ़ रही है हमारी कंट्री में। हमारी कंट्री 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन ग्रोथ के पाथ पर है, लेकिन उसी के साथ हमारी कंट्री में इनइक्वालिटी, असमानता, अमीर और गरीब के बीच में आपका जो डिफरेंस है, ब्रिज है, सॉरी डिवाइड है, वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, और हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये जो ट्रेंड है कि हमारा ग्रोथ बढ़ रही है लेकिन इनइक्वालिटी नहीं कम हो रही, ये आज से नहीं हो रहा। ये आपका 1980s से शुरू हो गया है और अभी तक ये चला आता जा रहा है। एंड बाय नाउ रीच लेवल्स दैट मेक इंडिया वन ऑफ द मोर अनइक्वल सोसाइटीज़ इन द वर्ल्ड। और 1980s से ये ट्रेंड चला आता रहा है और अभी तक आते आते इंडिया दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल कंट्री बन चुकी है। यहाँ पे बताया है, विद गवर्नमेंट एजेंसीज अपीयरिंग रिलक्टेंट टू सप्लाई डेटा, डिफिकल्ट टू प्रोवाइड प्रिसाइज एस्टिमेट्स ऑफ दिस इनइक्वालिटी, बट वर्ल्ड्स लीडिंग इनइक्वालिटी रिसर्चर्स आर वेरी लाइकली राइट इन डिस्क्राइबिंग इंडिया एज अ पुअर कंट्री विद एफ्लुएंट एलीट। तो अगर हम इनइक्वालिटी के डेटा की अगर बात करते हैं कि कोई भी हम इकोनॉमिक फैक्टर जो है डेटा के बेसिस पे हम एनालाइज करते हैं, तो हमारे पास इस चीज़ से रिलेटेड सफिशिएंट ऑफिशियल डेटा नहीं है, क्योंकि सरकार जो है इनइक्वालिटी से रिलेटेड जो डेटा है उसको पब्लिश करने में हेजिटेट करती है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर कंट्री ऐसा दिखाएगी कि उनकी डेवलपमेंट पॉलिसीज़ के बाद भी बहुत इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, तो वो सरकार को क्रिटिसाइज़ करेगा। लेकिन दुनिया में जब बाकी एजेंसीज़ ने इंडिया में आके जब रिसर्च करी है, तो उनका ये कहना है कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है और इंडिया एक ऐसी कंट्री, ओवरऑल एक पुअर कंट्री है जहाँ पे कुछ बहुत पावरफुल एलिट्स रहते हैं, और ये हमारी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। और यहाँ पे देखिए बात हो रही है कि सिर्फ ग्रोथ में ही इनइक्वालिटी नहीं हो रही है, लेकिन जो आपके पुअरेस्ट की इनकम लेवल है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। एंड ये आगे चल के बहुत अच्छा नहीं हो सकता है हमारी कंट्री के लिए। अब बात करते हैं, जब पुअर के ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, पुअर पॉपुलेशन के ग्रोथ के बारे में, उनकी वेज ग्रोथ के बारे में, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर कैपिटा इनकम के ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, तब यहाँ पे इस रूरल वेज रेट्स को एनालाइज करा जा रहा है कि अगर हमें इस चीज़ को इंडिया में इनइक्वालिटी के एक्सटेंट को एनालाइज करना भी है, तब हमें एक डेटा की ज़रूरत पड़ेगी। और लेबर ब्यूरो जो है, देखिए ये ध्यान में रखिएगा, लेबर ब्यूरो जो है आपका अलग अलग वेज रेट्स, रूरल वेज रेट्स जो है पब्लिश करता है हमारी कंट्री में। ये आपका एक प्रीलिम्स ओरिएंटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और वेज रेट जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि हमें इससे इंफॉर्मेशन मिलती है ऑफ लेवल ऑफ लिविंग एट बॉटम ऑफ द पिरामिड। जो सबसे निचले स्तर के काम करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, जिनको सबसे कम सैलरी या फिर वेज मिलती है, उनकी इन्फॉर्मेशन इस डेटा के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं। लेकिन इस डेटा की भी एक वीकनेस है। जो वेज डेटा, जो डेटा प्रेजेंट करता भी है, वो सिर्फ मेल वर्कर्स का ही प्रेजेंट करता है। जो वुमेन वर्कर्स का जो डेटा है वो इसमें नहीं कलेक्ट किया जाता है। वुमेन वर्कर्स के बारे में हमारे पास कोई डेटा नहीं है, और ये इसकी एक बहुत बड़ी खामी है। और जब हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं, तब वुमेन का प्रेजेंस एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा होता है, तो हम पूरी तरीके से अकाउंट नहीं कर पाते हैं अपनी पॉलिसी, क्योंकि डेटा नहीं होता। और जब वुमेन जो होती हैं वो आपके एग्रीकल्चर में, क्रॉप्स के कल्टीवेशन में ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। Once the data has been adjusted for inflation, we found that the trend in real wage rate with respect to agricultural labor, तो यहाँ से हमें वेज रेट्स मिलते हैं। तो वेज रेट यहाँ पे इन्फ्लेशन के हिसाब से हमें ऑब्टेन मिलता है, और अगर हमें इन्फ्लेशन पता हो तो हम रियल वेज रेट को ऑब्टेन कर सकते हैं। रियल वेज रेट मतलब जो एक्चुअल में वेज इंक्रीज़ हुई है। देखिए वेजेस जो है दो तरीके से इंक्रीज़ होती हैं। अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होता है तो ओवरऑल सबकी सैलरीज भी थोड़ी थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती हैं इन्फ्लेशन से एडजस्ट करने के लिए। लेकिन एक्चुअल ग्रोथ अगर इन्फ्लेशन के फैक्टर को हटा दिया जाए, तब ऑन एब्सोल्यूट नंबर्स किसी की वेज या सैलरी कितनी इंक्रीज़ हो रही है, अगर इन्फ्लेशन को ना अकाउंट करें, तो उसे कहते हैं रियल टर्म्स में।
तो अगर रियल वेज रेट देखें कि अगर बिना इन्फ्लेशन के हर साल या हर डेकेड में कितनी सैलरी एक्चुअली इंप्रूव हो रही है, ये जो इंडिकेटर है ये बताता है कि एक्चुअल में कंट्री में कितना स्टेटस आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का इंप्रूव हो रहा है, कितना एक्चुअल में डेवलपमेंट हो रहा है अगर जब हम इन्फ्लेशन के फैक्टर्स को हटा देते हैं। तो अगर हम एग्रीकल्चरल लेबर की बात करें तो इनका बहुत माइल्ड इंक्रीज़ हुआ है, बहुत कम इंक्रीज़ हुआ है रियल वेज रेट। पिछले 9 सालों में 2014 से 2022-23 तक इनका वेज रेट 9-10 सालों में सिर्फ लगभग 4.6% ही बढ़ा है। एंड ऑलमोस्ट आप कह लीजिए इन 9 साल के बीच में, या फिर आप ऐसा मान लीजिए कि लगभग 2018 के लगभग ये 4.6% पहुंचा। एंड आपका उसके बाद से 2018 के बाद से 2023 तक ये वेज रेट इतना ही बना रहा। तो जो इंक्रीज़ हुआ भी था वो सिर्फ शुरुआत में ही इंक्रीज़ हुआ था, उसके बाद से कोई इंक्रीज़ नहीं हुआ है, ये बस स्टैग्नेंट है। तो हमारा कंट्री जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन एग्रीकल्चरल लेबर का इंक्रीज़ ही नहीं हो रहा है कहीं भी। नेवरदलेस इट इज़ हायर ऑन एवरेज सिंस 2014. Compared to wage of agricultural worker, the real wage rate of non-agricultural construction worker respectively is actually lower at the end of the period studied. So अगर एवरेज टर्म्स में देखें पिछले 9-10 साल में तो एब्सोल्यूट नंबर में तो इंक्रीज़ हुआ ही है, भले ही वो बहुत ही कम इंक्रीज़ हुआ हो, लेकिन इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे हमने एग्रीकल्चरल लेबर के बारे में बात करें, अगर नॉन एग्रीकल्चरल लेबर और कंस्ट्रक्शन वर्कर के बारे में बात करें तो उनका भी कुछ ऐसा ही सीन है। जो आपका 6th इकोनॉमिक सेंसस ऑफ इंडिया है, 51% ऑफ द एम्प्लॉयड आर इन रूरल इंडिया एंड ऑफ दीज ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी आर नॉन एग्रीकल्चरल वर्कर्स। तो जो आपके नॉन एग्रीकल्चरल कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं इनका भी कुछ खास इंक्रीज़ नहीं हुआ है। एंड इनका इनफैक्ट नियम जैसे ही समय आगे बढ़ रहा है, 2022-23 के एंड में आते आते इनका बल्कि रियल वेज रेट जो है और कम हो रहा है। और जितने भी ये नॉन एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं उनमें से आधे से ज़्यादा जो हैं आपके गाँव में रहते हैं, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि वो शहर में आके उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हुआ हो। और इनमें से नॉन एग्रीकल्चरल लेबर को अगर हटा दें तो उसमें 68.9 ऑलमोस्ट 69% जो है नॉन एग्रीकल्चरल लेबर है। दिस इम्प्लाइज दैट फॉर अबाउट 30% ऑफ इंडियाज़ वर्क फोर्स रियल वेज रेट हैव नॉट ग्रोन सिंस 2014। तो ऑलमोस्ट हम अगर एग्रीकल्चरल लेबर की बात करें तो रियल वेज रेट इनका बढ़ा ही नहीं है एग्रीकल्चरल सेक्टर में। तो कैसे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा? जो पुअर था वो अभी भी 10 साल बाद पुअर ही है हमारे कंट्री में। सो इवन दो देयर इज़ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, पर कैपिटा इनकम एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड इज़ नॉट राइजिंग। ये यहाँ पे एक सबसे बड़ा इशू आउटकम दिखता है कि हमारी कंट्री का ओवरऑल जीडीपी रेट बढ़ रहा है, लेकिन पर व्यक्ति की अगर इनकम देखें और स्पेशली जो बॉटम पिरामिड है हमारी कंट्री में, जो एग्रीकल्चरल लेबर है, उनकी इनकम्स लेकिन नहीं बढ़ रही हैं। तो इससे पता चलता है कि जो इनकम असल में बढ़ रही है वो जो टॉप ऑफ द पिरामिड वाले जो लोग हैं, सिर्फ इन्हीं की इनकम इतनी बढ़ रही है कि इन्हीं की वजह से जीडीपी ग्रोथ बढ़ रहा है। लेकिन जो मासेस हैं, यहाँ बॉटम के पिरामिड में लोग हैं, ये अभी भी वही हैं जहाँ पे 10 साल पहले थे। इवन फॉर द सेक्शन of the rural workforce for which data shows an increase in real wage rate, the increase is dwarfed by the growth of per capita income of economy as a whole. For the period of 2014 to 23, real per capita income in India has increased by 37%, while the real wage rate of agricultural labor has increased less than 5%. तो ये यहाँ पे देखिए आउटकम निकलता है कि हमारी कंट्री में 2014 से 23 तक 9 सालों में पर कैपिटा इनकम ओवरऑल तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, 9 सालों में 37% बढ़ी है, ठीक है। ओवरऑल देखें तो एवरेज का, जिसमें रिच पुअर दोनों हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ पुअर की इन 9 सालों में रियल वेज रेट, रियल पर कैपिटा इनकम देखें कि एक एग्रीकल्चरल लेबर की 9 साल में कितनी बढ़ रही है इनकम, सिर्फ 5%। तो ये यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आता है। अब बात करी है कि हम ग्रोथ तो बढ़ा लेंगे, ठीक है, ग्रोथ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी बन चुका है, लेकिन आज के समय में हमारे लिए इनइक्वालिटी क्यों मैटर करती है? देखिए 2 रीज़न की वजह से हमारे कंट्री में इनइक्वालिटी मैटर करती है। बहुत
इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस, बहुत मेजर कॉन्सिक्वेंस लाती है, परिणाम लाती है इनइक्वालिटी। अगर सबसे पहले की बात करें कि अनइक्वल सोसाइटीज़ आर सब्जेक्टेड टू वर्स्ट फॉर्म ऑफ सोशल पैथोलॉजी, कि जिस सोसाइटी में ज़्यादा इनइक्वालिटी रहती है उस सोसाइटी में जो सोसाइटल नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। उस सोसाइटी में हिंसा ज़्यादा होती है, ठीक है, उन सोसाइटी में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं, उस सोसाइटी में डिजीज़ेस ज़्यादा होते हैं। ऐसा पूरी दुनिया में देखा गया है। जिस सोसाइटी में इनइक्वालिटी, असमानता कम हो, जहाँ पे लोगों के बीच में कम असमानताएं हो, वहाँ पे सोसाइटी में समस्याएं कम होती हैं। और यहाँ पे बोला है कि सिर्फ गरीब व्यक्ति है वही सिर्फ इनका शिकार नहीं होता, लेकिन जो अमीर हैं उनको भी इससे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि किसी अनइक्वल सोसाइटी में अगर पुअर सफ़र कर रहा है, अगर गरीब लोगों के बीच में हिंसा हो रही है, ठीक है, अगर बीमारियां फैल रही हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, तो अमीर क्या करेंगे, खुद को बचाने की कोशिश करेंगे, अपने अराउंड एक प्रोटेक्टिव फेंस लगा देंगे ताकि हमें दूसरों से फ़र्क ना पड़े या फिर हमारी इनकम या वेल्थ पे फ़र्क ना पड़े। तो उसी का एग्जाम्पल यहाँ पे बताया है कि जैसे आज के समय में गेटेड कम्युनिटीज़ आ गई हैं, ठीक है। अमीर जो हैं ये मोड्स बनाने लगे हैं अराउंड देयर अर्बन कैसल्स टू प्रोटेक्ट देयर रिचेज़। अपनी अमीरी बचाने के लिए अब यहाँ पे गेटेड कॉलोनीज़ एक टाइप का एग्जाम्पल है, कैसे प्रोटेक्टिव फेंसेस लगाई जा रही हैं टू प्रोटेक्ट रिचेज़ फ्रॉम पुअर। अब दूसरा सेकेंड फैक्टर इनइक्वालिटी बहुत ख़राब क्यों है, stands in the way of achieving collective action at time when it's most needed. It does so by lowering the trust between the groups, for they stand differently in their valuation of some public goods. तो दूसरा रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे लोगों का परसेप्शन डिफरेंट हो जाता है। किसी भी एक चीज़ को अमीर अलग तरीके से देखता है और एक गरीब व्यक्ति जो है अलग तरीके से देखता है, और इसकी वजह से दोनों के बीच, दोनों की समझ में जो डिफरेंसेस होते हैं वो बढ़ने लगते हैं और दोनों के बीच में जो भरोसा होता है वो कम होने लगता है। अगर इंडिया का हम एग्जाम्पल लें और इंडिया में सैनिटेशन की बात करें कि स्वच्छ भारत मिशन ये 100% सैनिटेशन, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, ODF स्टेटस चाहता है, ठीक है। द रिच हु हैव ऑल देयर बेसिक नीड्स एंड मेट वांट क्लीन पब्लिक स्पेसेस, ठीक है, while the poor whose basic needs are unmet are not as motivated to contribute towards this. अगर हम एग्जाम्पल देख लें स्वच्छ भारत अभियान का, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जो है, यहाँ पे रिच की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है क्योंकि इनकी जितनी भी मूल ज़रूरतें हैं, ठीक है, कपड़ा हो गया, पानी हो गया, मकान हो गया, खाना पीना हो गया, अच्छी सेहत हो गया, अच्छी एजुकेशन हो गया, अमीर लोगों की सारी ये रिक्वायरमेंट जो है पूरी हो चुकी हैं। अब ये कोशिश करते हैं कि समाज में साफ़ सफाई बनी रहे, लेकिन वहीं अगर गरीब के बारे में देखें तो उसको एक टाइम के खाने के लिए ही इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो वो क्यों इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देगा कि मेरे आसपास सराउंडिंग क्लीन हो। तो इसलिए जो वेलफेयर मेजर्स होते हैं, इनइक्वालिटी जो है उनमें भी बाधाएं क्रिएट करती हैं। सोसाइटी का इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे साफ़ सफाई को लेकर भी लोगों के नज़रिए अलग अलग होते हैं क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस अलग अलग होती हैं। इसीलिए देखा जाता है कि जो पुअर कम्युनिटीज़ में अभी भी ओपन डेफिकेशन होता है, एंड ये दिखाता है कि वो लोग बहुत जल्दी शिफ्ट नहीं करना चाहते हैं ग्रेटर पब्लिक गुड वाली प्रैक्टिसेस के लिए, जैसे टॉयलेट्स यूज़ करने वाली, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, उनको अवेयरनेस ही नहीं है क्योंकि उनकी बेसिक नीड्स नहीं फुलफिल हैं। Inequality can defeat attempts to build public good in sphere as diverse as conservation of natural capital, urban waste management to lowering the threat of climate change. तो अगर inequality समाज में रहेगी तो काफ़ी सारे जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं सोशल गुड के वो पूरे नहीं हो पाएंगे, ठीक है। कैसे, जैसे इन्वायरमेंट कंजर्वेशन हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये ऐसी चीज़ें हैं अगर लोगों की बेसिक नीड्स नहीं पूरी हो पाएंगी तब इन पे फोकस कर ही नहीं पाएंगे। इसका जो टारगेट अचीव करना है हमें, वो वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाएंगे जल्दी। However, whatever its pernicious effects, the reduction of inequality ought not to be seen merely in terms of instrumentality in overcoming some of our most pressing challenges. तो अगर हमें inequality कम करनी भी है तो हमें मन में ये नहीं inequality को कम करना एक इंस्ट्रूमेंट की तरह नहीं सोचना चाहिए, लेकिन एक एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू होनी चाहिए उसकी। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टेंटली रिमाइंडर्स
दैट इट इज़ नॉट इन द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी टू हैव सच डाइवर्जेंट इकोनॉमिक आउटकम्स। तो इस चीज़ के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि डेमोक्रेसी के इंटरेस्ट में, लोगों के ही हित में नहीं है कि सोसाइटी में इतने डिफरेंसेस क्रिएट हों। इंडिया हैज़ नॉट हिस्टोरिकली गिवन इनफ स्पेस टू इन इट्स सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी टू ग्रॉस इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अक्रॉस इट्स पॉपुलेशन। और इंडिया आज के समय में जो ये इनइक्वालिटी बढ़ रही है, अभी तक इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं ऐसी रही हैं कि इनको बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी फैलने का मौका नहीं मिला है, लेकिन आज के समय में अब ये हो रहा है। If at a time of an already unequal distribution of income, the preoccupation of political parties is how it maximizes the size of economy, it is unlikely that we will ever bridge the gap. तो आखिरी में ये बोला है, ये सारे पॉइंट समझा के बोला है, ये सारी चीज़ें जानते हुए भी अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी गवर्नमेंट सिर्फ इकोनॉमी के साइज़ पे फोकस करती है कि इकोनॉमी हमारी 10 ट्रिलियन की होनी चाहिए, बिना लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव किए, बिना जो एग्रीकल्चरल लेबर, नॉन एग्रीकल्चरल लेबर, रूरल इंडिया है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करें, तो हमारे कंट्री में इनइक्वालिटी का गैप जो है वो ब्रिज नहीं हो पाएगा। ये हो गया आपका सबसे पहला एडिटोरियल। उसके बाद है आपका पॉपुलिज्म डज नॉट हेल्प पब्लिक हेल्थ। ठीक है, तो इसकी अगर रेलेवेंस के बारे में अगर बात करें तो ये आपका आता है GS2 में, आपका जो सोशल जस्टिस वाला टॉपिक है कि जैसे आपका सोशल जस्टिस में आपके जो सोशल सेक्टर्स होते हैं, सोशल सेक्टर्स एंड सोशल सर्विसेज, जैसे आपका हेल्थ होता है, ठीक है, जैसे आपका एजुकेशन होता है, जैसे आपका ह्यूमन रिसोर्स होता है, एंड इसके इश्यूज़ इन डेवलपमेंट एक्सेट्रा। तो ये सारी आपके इस टॉपिक के अंडर आता है। तो ये आपका हेल्थ के बारे में आता है कि इसमें अलग अलग टॉपिक्स होते हैं हेल्थ में, प्राइमरी हेल्थ केयर, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर ह्यूमन रिसोर्सेज, न्यूट्रिशन एंड मेल न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिलेबस के इस टॉपिक में आपको ये आर्टिकल करना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि मेन आर्गूमेंट क्या हो रहा है। कि सबसे पहले बताया है इंडिया का पब्लिक हेल्थ सफर्स फ्रॉम प्रायोरिटाइजिंग शॉर्ट टर्म विजिबल अचीवमेंट्स ओवर प्रिवेंटिव मेजर्स लाइक सैनिटेशन एंड डिजीज़। कि हमारी जो अप्रोच है लोगों की सेहत को सुधारने में, लोगों का जो हेल्थ केयर इम्प्रूव करने में, वो जो प्रायोरिटी है, ठीक है, दो तरीके की प्रायोरिटीज़ होती हैं, एक तो क्यूरेटिव होती हैं और एक होती हैं प्रिवेंटिव। ठीक है, क्यूरेटिव पॉलिसीज़ देखिए क्या होती हैं कि मान लीजिए कोई समस्या हो गई, अब उसको सुधारे कैसे, वो होता है क्यूरेटिव। प्रिवेंटिव होती है आपके किसी समस्या को होने से ही पहले टैकल कर लेना कि समस्या होए ही ना। तो हमारी कंट्री में हम लोग क्यूरेटिव पॉलिसीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्यूरेटिव पॉलिसीज़ जो होती हैं शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है, उस पे फोकस किया जाता है हमारे कंट्री में, उन अचीवमेंट्स पे जो दिखाई देते हैं कि जैसे इमरजेंसी रिस्पांस अच्छा कर दिया, नए हॉस्पिटल लगा दिए। लेकिन हमारी कंट्री में जो प्रिवेंटिव इनिशिएटिव होते हैं जिससे इंश्योर किया जा सकता है कि लोगों में हेल्थ इश्यूज़ आए ही नहीं, कि जैसे अच्छी सैनिटेशन रखें या फिर डिजीज़ सर्वेलेंस रखें, ये सारी चीज़ें कम होती हैं हमारी कंट्री में। तो ये जो हमारा एक गैप है हेल्थ केयर पॉलिसी में, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस होता है। ठीक है, एक चीज़ तो ये है। उसके बाद बोला है निगलेक्ट ऑफ क्रूशियल एरियाज़, कि जैसे प्रिवेंटिव मेजर्स में क्रूशियल एरिया सैनिटेशन हो गया, डिजीज़ सर्वेलेंस हो गया, पब्लिक हेल्थ एजुकेशन हो गया। ठीक है, इसको काफ़ी ज़्यादा कमी है, इसमें लैक ऑफ अटेंशन है रिसोर्सेज की, इसमें फंडिंग नहीं की जाती है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है इसमें, जो है भी वो स्किल्ड नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट आर्गूमेंट है। उसके बाद रिकरिंग आउटब्रेक्स, कि हम लोग हमेशा प्रिवेंटिव चीज़ों पे क्यूरेटिव पॉलिसीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से देखिए काफ़ी सारे हमारे कंट्री में डिजीज़ आउटब्रेक होने लगते हैं,
कि हम डेंगू को प्रिवेंट करने में नहीं फोकस करते हैं, लेकिन अगर कहीं डेंगू हो जाता है तो फिर उसको क्योर कैसे करें, लोगों को ट्रीट कैसे करें, इस पे फोकस किया जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो आउटब्रेक्स होते हैं डिजीज़ के, उसे हम नहीं कंट्रोल कर पाते फ्यूचर में। उसके बाद होता है इनएडिक्वेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि हमारे कंट्री में जो वेक्टर कंट्रोल, वैक्सीन हो गया, क्लाइमेट अडेप्टेशन हो गया, इसके ऊपर बहुत कम इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, जो कि आपके बहुत मेजर एरियाज़ होते हैं। अगर हमें डिजीज़ को प्रिवेंट करना है, इस पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए बात करी है कि कैसे हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स जो होते हैं उनका निगलेक्ट करते हैं, किस किस तरीके से। जैसे सैनिटेशन हो गया, कि इंडिया स्टिल फेसेस सिग्निफिकेंट सैनिटेशन चैलेंजेस, कि हमारे कंट्री में आज भी साफ़ सफाई को लेके बहुत सारी समस्याएं हैं, और ख़ासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, कि जैसे अभी भी खुले में शौच लोग करते हैं, उसका रेट जो है अभी काफ़ी ज़्यादा हाई है। ठीक है, इसकी वजह से पानी या नदियों के आसपास या लेक के आसपास ओपन डेफिकेशन करते हैं, शौच करते हैं, तो उससे पानी पल्यूट हो जाता है। ठीक है, पानी पल्यूट हो जाता है तो आगे चल के लोग वही पानी पीते हैं, जिससे पानी वाली समस्याएं, पानी से फैलने वाली बीमारियां होने लगती हैं। उसके अलावा डिजीज़ सर्वेलेंस, इस चीज़ पे current system for tracking and monitoring emerging diseases is often inadequate, leading to delayed response and outbreaks। कि आज के समय में कि जैसे ट्रैकिंग करते हैं हम किसी भी चीज़ की ना ऑनलाइन, वैसे ही जो सरकारी काम होता है एक किसी डिजीज़ को ट्रैक करना, कि किस स्टेट में कौन सी बीमारी फैल रही है, कहाँ से आ रही है, कितने लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं, वो बहुत वीक और इनएडिक्वेट है, जिसकी वजह से अगर कोई भी बीमारी एकदम से फैलने लगती है तो वो बहुत बाद में पता चलती है, और उसका इमरजेंसी रिस्पॉन्स जो है बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। कि जैसे अभी केरला में नीपा वायरस जो हुआ था, यहाँ से पता चलता है कि ये आउटब्रेक हुआ ही क्यों हुआ, इसलिए क्योंकि सरकार इसे फैलने से पहले टैकल नहीं कर पाई। उसके बाद है आपका पब्लिक हेल्थ एजुकेशन, कि लोगों में साफ़ सफाई की अच्छी आदतें हो गया, कि बीमारियों को प्रिवेंट करने के तरीके हो गए, या फिर एक स्वस्थ लाइफस्टाइल हो गया, उसके प्रति जानकारी ही नहीं है लोगों को, तो इसकी वजह से एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं फॉलो करते हैं तो लोग बीमार पड़ जाते हैं। और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, देखिए कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। जैसे यहाँ पे डेंगू की बात करी है, इंडिया में अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा मानसून के बाद डेंगू वाले इश्यूज़ आने लगे थे, और उसमें हम नहीं समझ पा रहे हैं कि इंडिया में लॉन्ग टर्म सोल्यूशन लाइक अंडरस्टैंडिंग मॉस्किटो ब्रीडिंग पैटर्न एंड डेवलपिंग इफेक्टिव वैक्सीन, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है, लेकिन इस अप्रोच के ऊपर हमें और ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद आता है आपका न्यूट्रिशन कॉन्सिक्वेंस होता है, कि हम अलग अलग स्कीम्स चला रहे हैं, जैसे पोषण अभियान, जो कि आपका स्टंटिंग हो गया, अंडरवेट हो गया, वेस्टिंग हो गया, अनीमिया हो गया, उसके रूट कॉजेज़ को एड्रेस करता है। लेकिन इतने सालों से ये वाले ऐसे इनिशिएटिव चल रहे हैं, फिर भी हमारे कंट्री में स्टंटिंग, अंडरवेट, अनीमिया की जो समस्याएं हैं वो अभी भी बहुत वाइड हैं। कि जैसे हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है जो 5 है, वो डेटा देता है इन इंडिकेटर्स के ऊपर, और इससे हमें पता चलता है कि हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं किया है। इसके अलावा जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है, हमारे इंडिया में टीबी का वन ऑफ द हाईएस्ट बर्डन है। ठीक है, और ये इंडिया में मेडिसिन प्रेजेंट है टीबी से रिलेटेड, लेकिन फिर भी टीबी इतना होता है क्योंकि हमारे कंट्री में पॉवर्टी बहुत है, ओवर क्राउडिंग है, लोगों के में पुअर लिविंग कंडीशंस हैं, हाइजीन नहीं है। तो इससे रिलेटेड क्या क्या सल्यूशंस प्रपोज किए हैं, कि क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला तो सेपरेशन ऑफ पावर्स बताया है, कि पब्लिक हेल्थ डिसीजन शुड बी बेस्ड अपॉन साइंस एंड लॉन्ग टर्म गोल्स इंडिपेंडेंट ऑन पॉलिटिकल प्रेशर, कि जो पॉलिसीज़ हैं हमारे हेल्थ से रिलेटेड वो साइंटिफिक होनी चाहिए और आपके डेटा के ऊपर आधारित होना चाहिए, और हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स पे आधारित होना चाहिए, कि हम अगले 10 साल में क्या चाहते हैं उसके आधार पे होना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल प्रेशर या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से रिलेटेड। क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं आ पाता है, सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए यहाँ पे अलग अलग पॉलिसीज़ लाई जाती हैं, जिससे जो शॉर्ट टर्म अचीवमेंट हैं लोगों को वो बस दिखते हैं, लेकिन असल में लोगों का इस तरीके से बेनिफिट नहीं होता है।
दूसरा सोल्यूशन है कि हमें होलिस्टिक एफर्ट्स चाहिए, ठीक है, कि जब हम पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज़ बनाएं तब हम सिर्फ डॉक्टरों की सलाह ना लें, ठीक है। उसके अलावा जैसे सोशियोलॉजिस्ट हो गए, अर्बन प्लानर्स हो गए, इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हो गए, उनकी भी हमें सलाह लेनी चाहिए। एक मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच होनी चाहिए। उसके बाद है कि हमें प्रिवेंशन पे फोकस करना चाहिए। हमें क्यूरेटिव से ज़्यादा और ज़्यादा साफ़ सफाई में ध्यान देना चाहिए, डिजीज़ सर्वेलेंस में इन्वेस्ट करना चाहिए, हेल्थ एजुकेशन में और रिसर्च में करना चाहिए। उसके बाद है आपका लीडरशिप स्ट्रक्चर, कि कंसिडर प्लेसिंग हेल्थ मिनिस्ट्रीज अंडर इलेक्टेड ऑफिशियल्स फॉर ऑटोनॉमी एंड अलाइनमेंट विद पब्लिक नीड्स। तो ये कुछ इनके सॉल्यूशंस हैं, और यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए हैं आपके कुछ अच्छे प्रपोज सॉल्यूशन के, कि हम क्या कर सकते हैं एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने के लिए, कि हम एक इंडिपेंडेंट पब्लिक हेल्थ एजेंसी लें पब्लिक मैटर्स को रेगुलेट करने के लिए। जैसा आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, प्योरली ये पॉलिटिकल प्रेशर से इम्यून है, और जितने भी इलेक्शन बेस्ड पॉलिसीज़ होती हैं उनको रेगुलेट करता है। तो इसी तरीके से ही जैसे हेल्थ बेस्ड पॉलिसीज़ हैं, उनको एक पॉलिटिकल शील्ड देके उन्हें रेगुलेट करना चाहिए एक बॉडी को। उसके बाद है आपका मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, कि अलग अलग प्रोफेशनल्स हो गए, अलग अलग डिपार्टमेंट से कंसल्ट करना चाहिए। उसके बाद स्ट्रेंथनिंग प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर वो होता है कि जो गांव में जो सबसे मोस्ट कॉमन जो आपके छोटे छोटे अस्पताल होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, जहाँ पे किसी को भी थोड़ी सी समस्याएं होती हैं वो जा सकता है, या जो छोटी छोटी समस्याएं जो इनिशियल स्टेजेस में डिजीज़ेस होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए। तो हमें इस प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में और ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यही होता है। यहीं पे हम अर्ली डायग्नोस्टिक कर सकते हैं, डिजीज़ मैनेजमेंट कर सकते हैं, और अगर हमें ग्रास रूट लेवल पे कोई हेल्थ पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी हो तो यहाँ के माध्यम से हम तुरंत कर सकते हैं। उसके बाद कम्युनिटी इंगेजमेंट हम कर सकते हैं, कि जैसे हम किसी ग्राम सभा को, किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप को, या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को मिल के और एजुकेट कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं, और लोकल हेल्थ इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट या फिर पार्टिसिपेट करवा सकते हैं, ताकि उनके बीच में इस चीज़ की भारी मात्रा में समझ और बढ़े कि उन्हें क्या क्या अच्छी आदतें फॉलो करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बात करी है बाद में सपोर्टिंग पॉइंट्स की, कि देयर आर अनसंग विक्ट्रीज, कि हमने एक्चुअल में कुछ अच्छे स्टेप्स भी लिए हैं जिनसे हमें सीखना चाहिए, कि हमने अपनी कंट्री में काफ़ी डिजीज़ेज़ जो हैं ख़त्म भी कर दिए हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया है, ठीक है। पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ की अगर बात करें, पॉलिटिशियंस फेवर इनिशिएटिव विद इमीडिएट इम्पैक्ट नेग्लेक्टिंग प्रिवेंशन, कि हमारी कंट्री में जो पॉलिसीज़ होती हैं, पॉलिटिशियंस जो हैं वो उन्हें इस तरीके से फ्रेम करते हैं कि लोग उनसे खुश हों और उनको और वोट दें। और उसके बाद बात करिए डिस्पैरिटी इन डिजीज़ बर्डन, कि इंडिया में देखिए बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी एग्जिस्ट करती है। इंडिया में बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले ज़्यादा लोग बीमार रहते हैं। और उसके बाद बताया है गैप्स इन एजुकेशन एंड एक्सपर्टीज़। तो यहाँ पे ओवरऑल ये कहने की बात है कि हमारी पॉलिसी जो है क्यूरेटिव से प्रिवेंटिव मेजर की तरफ जानी चाहिए, और जो आपके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, सैनिटेशन, डिजीज़ सर्वेलेंस, एजुकेशन, उनको और ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और पॉलिसी जो है आपकी बिना किसी पॉपुलिस्ट प्रेशर या फिर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से बननी चाहिए, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को देख के बननी चाहिए। ये है आपका पूरा आर्टिकल अबाउट पब्लिक हेल्थ। उसके बाद बात करी है अर्ली न्यूट्रिशन इम्पैक्ट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये आर्टिकल भी आपका कुछ थोड़ा पिछले आर्टिकल से मिलता जुलता है। यहाँ पे भी आपका पब्लिक हेल्थ के बारे में बात करी है। तो चलिए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि मेन पॉइंट्स क्या हैं। अर्ली चाइल्डहुड स्टंटिंग हैज़ लॉन्ग टर्म नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस फॉर बोथ फिजिकल हाइट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो स्टंटिंग क्या होता है, जब लोगों की उम्र के हिसाब से हाइट जो है छोटी हो रह जाती है। जो स्टंटिंग है ये आपका दर्शाता है कि उन्हें एडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। हंगर और माल न्यूट्रिशन की यहाँ पे समस्या है, और ये कहीं ना कहीं दिखाता है पॉवर्टी, ठीक है। तो इसकी समस्या की वजह से क्या होता है कि आगे चल के जब बच्चों की उम्र और बढ़ जाती है तब उनका मानसिक विकास इसकी वजह से ज़्यादा नहीं हो सकता है। Traditional achievements test may not fully capture the impact of stunting due to the dependence on both skill and access to the education। कि हमारे कंट्री में अब हम स्किल और एजुकेशन को तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भी गैप्स रह जा रहे हैं, जिसकी वजह से अभी भी एजुकेशनल स्कीम्स चलाने के बाद भी एजुकेशनल आउटकम्स अच्छे नहीं आ पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉग्निटिव स्किल्स जो है 4 चीज़ों पे लिंक जो है स्टंटिंग और
कॉग्निटिव एजुकेशन का 4 चीज़ पे डिपेंड होता है: वर्किंग मेमोरी, इनहिबिटरी कंट्रोल, लॉन्ग टर्म मेमोरी और इम्प्लिसिट लर्निंग। ठीक है, यहाँ पे एक स्टडी हुई थी, वहाँ पे ये पाया गया, और ये पाया गया कि स्टंटिंग एट एज ऑफ 5 नेगेटिवली अफेक्ट्स एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग मेजर्ड ईयर्स लेटर, इवन अकाउंटिंग फॉर हाउस होल्ड फैक्टर्स। कि अगर 5 साल की उम्र तक अगर स्टंटिंग होने लगती है किसी बच्चे में, अगर उसको कुपोषण की समस्या होने लगती है तो आगे की पूरी ज़िंदगी में उसे बहुत छोटे छोटे काम करने में भी बहुत समस्या होती है। These findings suggest the stunting impacts on working memory begin as early as 5 and be influenced by vocabulary development। तो जो मानसिक विकास है आपका 5 साल से इम्पैक्ट होने लगता है अगर किसी को अच्छा पर्याप्त मात्रा में पोषण ना मिले तो। वुमेन्स हाइट एंड एजुकेशन आर स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर ऑफ चाइल्ड स्टंटिंग इन इंडिया। कि जो स्टंटिंग होती है इसके काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन उनकी माँ की सेहत कैसे होती है उन बच्चों की, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर माँ को एनीमिया है या माँ की हाइट जो है बहुत कम है, माँ खुद कुपोषित है, ठीक है, तो या फिर उनकी जो माँ है, किसी बच्चे की माँ जो malnutrition फेस कर रहा है, अगर एजुकेटेड नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाएंगी। तो इसलिए हमें अर्ली चाइल्डहुड में malnutrition को टैकल करने के लिए एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। अब बात करी है कि इसका इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ता है। अर्ली चाइल्डहुड न्यूट्रिशन इज़ क्रूशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल आउटकम्स। की इम्पॉर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि अगर हम छोटी उम्र से ही 5 साल से छोटी की उम्र में ही हम कोशिश करें कि न्यूट्रिशन नीड जो है फुलफ़िल हों, तब बच्चों का मानसिक विकास और जो आपका एजुकेशनल आउटकम्स हैं वो अच्छे हो जाते हैं। पोषण अभियान एंड ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्ले अ क्रिटिकल रोल इन एड्रेसिंग स्टंटिंग बाय इम्प्रूविंग आंगनवाड़ी सर्विसेज एंड न्यूट्रिशन फॉर मदर्स। तो इसमें जो आपकी ये 2 स्कीम है, जैसे पोषण अभियान और इंटीग्रेटेड ICDS, ये आपका स्टंटिंग को टैकल करने के लिए सरकार स्कीमें चला रही हैं और आंगनवाड़ी सर्विसेज के माध्यम से ये आगे बढ़ रहा है। इन्वेस्टमेंट इन क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रूशियल एज इम्प्रूव्ड सैनिटेशन रिड्यूसेस स्टंटिंग। तो जो स्टंटिंग होती है ये सिर्फ आपके न्यूट्रिशन की वजह से ही नहीं होती, इसके और भी फैक्टर्स होते हैं कि वाटर की क्या क्वालिटी है, ठीक है, उसके अलावा डिजीज़ेस कि सैनिटेशन की क्या स्थिति है वहाँ पे जिससे डिजीज़ेस कम हो। तो अगर ये सारे फैक्टर जो हैं फेवरेबल होते हैं तब स्टंटिंग किसी भी जगह पे नहीं होती है या कम होती है। तो हमारी कंट्री में चाइल्ड न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या कुछ रणनीति हो सकती है उसके बारे में यहाँ पे बात करी है। सबसे पहला यहाँ पे 3 स्ट्रैटेजीज़ बताई हैं कि 3 तरीके से हम इस इशू को अपने कंट्री में डील कर सकते हैं। प्रमोट अर्ली एंड कंटिन्यूड ब्रेस्ट फीडिंग विद अप्रोप्रिएट कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्टिंग एट 6 मंथ्स। सबसे पहला स्टेप है इंडिया में स्टंटिंग कम करने का कि कम से कम 2 साल तक तो ब्रेस्ट फीडिंग हो और 6 महीने से उसको एडिशनल सप्लीमेंट्स बच्चे को दिए जाएं। ठीक है, कि जो इस स्कीम चलती है आपकी मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम चलती है फॉर लैक्टेशन सपोर्ट, इसको और अच्छा कर सकते हैं। हम मोबाइल टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं मदर्स को एजुकेट करने में कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या इंपॉर्टेंस होती है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं एंड उसका क्या इम्पैक्ट चलता है आगे चल के। तो यहाँ से अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रोवाइड मैटरनल न्यूट्रिशन थ्रू टारगेटेड इंटरवेंशन, की जो मदर्स होती हैं उनके न्यूट्रिशन का ध्यान कैसे हम रख सकते हैं, उनको टारगेट करके उन्हें अच्छे खासी मात्रा में अनाज प्रोवाइड करें, अलग अलग न्यूट्रिशनल चीज़ें प्रोवाइड करें, वो कैसे कर सकते हैं। ये हो गया आपका पहला स्ट्रैटेजी। दूसरा है आपका इम्प्लीमेंट एंड स्केल अप कम्युनिटी बेस्ड कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम्स, की हम पूरे समाज को इस पूरे अभियान में कैसे इनरोल कर सकते हैं कि जो फीडिंग प्रोग्राम्स है ब्रेस्ट फीडिंग में हम इसको कम्युनिटी तक कैसे पहुंचा सकते हैं और कम्युनिटी का सपोर्ट कैसे मोबिलाइज कर सकते हैं, कि हम पेरेंट्स को एजुकेट कर सकते हैं कि अपनी डाइट में और डाइवर्सिटी और न्यूट्रिएंट रिच लोकल फूड कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। तीसरा है इंक्रीज ऑफ आंगनवाड़ी स्टाफ, जो सरकारी इम्प्लीमेंटेशन होता है, जो आंगनवाड़ी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं,
उनमें जो लोग काम करते हैं उनकी और संख्या बढ़ाएं ताकि लोगों तक और एक्सेसिबिलिटी बढ़े। एडिंग एक्स्ट्रा वर्कर पर सेंटर कैन डबल द प्री स्कूल इंस्ट्रक्शन टाइम, इम्प्रूव लैंग्वेज एंड मैथ स्कोर। कि जितने भी आंगनवाड़ी सेंटर हैं कम से कम उनमें एक आंगनवाड़ी वर्कर अगर और ऐड कर दिया जाए तो जो हमारा आउटकम है वो इन 2 टाइम्स हो सकता है। उसके बाद बात करें है कि द आर्टिकल एम्फसाइजेज द नीड फॉर रिसर्च दैट फोकसेस ऑन अंडरलाइंग मैकेनिज्म रादर दैन अचीवमेंट स्कोर। कि हमें सिर्फ नंबर्स पे नहीं जाना चाहिए, हमें रिसर्च पे भी फोकस करना चाहिए ताकि हम उन एरियाज़ पे भी फोकस कर सकें जहाँ पे अभी तक हम पीछे छूट रहे हैं। हाउस होल्ड फिक्स्ड इफेक्ट्स आर यूज टू कंट्रोल फॉर अनऑब्जर्व फैक्टर्स। ठीक है, उसके बाद है द स्टडी वॉज कंडक्टेड इन इथियोपिया एंड पेरू बट फाइंडिंग्स आर रेलेवेंट टू इंडियाज एंड अदर लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। तो ये आपका बताया है आपका अर्ली चाइल्डहुड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जब आप चाइल्ड न्यूट्रिशन या फिर मैल न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो यहाँ पे ये वाले इन टॉपिक के ऊपर ये आर्टिकल अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अब लोग दूसरे आर्टिकल के ऊपर, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन। ये वाला आर्टिकल आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसकी काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंस भी है हमारे एग्ज़ाम में। तो अगर प्रीलिम्स की बात करें तो यहाँ पे इलेक्शंस की बात होती है तो इलेक्शन में सबसे पहले तो आपका आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रोविजंस, इनके आर्टिकल्स, इनका कॉम्पोजिशन, इनका अपॉइंटमेंट, इनकी पावर्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत है। एंड इंडिया में आपका जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इसके आपको प्रिंसिपल्स जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कि जैसे आपका फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इलेक्शन हो गया, जैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन हो गए, इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गए, ठीक है, आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड सिस्टम हो गया, आपका डिलिमिटेशन हो गया। तो इन सब के प्रिंसिपल्स एंड इन सब के प्रोविजंस, ये सारी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। ठीक है, एंड अगर मेंस के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे बात आती है आपकी इलेक्शन रिफॉर्म्स की। ठीक है, यहाँ पे हम काफ़ी सारे टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं कि जैसे एक तो 1 नेशन 1 इलेक्शन हो गया, कि जैसे आपका क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो गया। ठीक है, इसके बाद हो गया आपका ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, अभी रिसेंटली इलेक्शन से रिलेटेड आपका एक एक्ट आया है जिसमें आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो ये सारी चीज़ें, इनसे रिलेटेड क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं, इनका क्या क्या इम्पैक्ट है, इनका क्या क्या सल्यूशन है एंड इनका क्या क्या वे फॉरवर्ड है, तो इस चीज़ का आपको एनालिसिस आना चाहिए आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए अब हम यहाँ पे 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, साइमल्टेनियस इलेक्शन। तो यहाँ पे देखिए क्या बात है कि ये जो सरकार है ये एक आइडिया लाई थी कि पूरे कंट्री में देखिए एक ही इलेक्शन होने चाहिए सेंटर और स्टेट के लिए। तो इससे रिलेटेड इसके संबंध में एक कमेटी बिठाई गई जिसको हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी इसको लीड कर रहे हैं। ठीक है, सितंबर 2023 में बनी थी। ये देखने के लिए बनी थी कि हमारे कंट्री में क्या साइमल्टेनियस इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। किसके लिए? लोकसभा के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकल बॉडीज़ ऑफ ऑल स्टेट। तो यहाँ पे 3 चीज़ों का साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात हो रही है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और अभी हाल ही में ये जो हाई लेवल कमेटी है इसने इनवाइट किया है रिस्पांस फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज, जिसने पब्लिक ओपिनियन पूछा है। अपनी सलाह देने से अब पहले, फॉर्मुलेट करने से पहले यहाँ पे लोगों की सलाह पूछी है कि लोगों का क्या मानना है इस टॉपिक के बारे में। तो अब यहाँ पे अगर बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो हमारे जो शुरुआत के 4 जनरल इलेक्शन हुए थे, 52, 57, 62, 67, ये 4 इलेक्शन ऐसे थे जहाँ पे सेंटर और स्टेट जो है साइमल्टेनियसली इलेक्शन होल्ड किए थे। लेकिन आगे आने वाले समय में लोकसभा जो है पहले ही डिसॉल्व हो चुका था और उसके अलावा जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी वो भी बीच बीच में अब 5 साल ख़त्म होने से पहले डिसॉल्व होने लगी। तो इलेक्शन जो है अब 1967 के बाद अलग अलग समय पे होने लगे, एक साथ नहीं होते थे। और अगर 2019 के बारे में बात करें, मात्र 4 स्टेट जो हैं इंडिया के सिर्फ
वही जब सेंटर के इलेक्शन होते हैं तब उसके साथ मात्र 4 स्टेट और हैं जिनके होते हैं। तो ये जो आइडिया है साइमल्टेनियस इलेक्शन का, ये आपका लॉ कमीशन 2 बार लाया है सामने, 1982 में और 1999 में। तो ये जो आइडिया है साइमल्टेनियस इलेक्शन का, ये पहले भी हमारे कंट्री में होता रहा है, लेकिन बीच में ऐसा होना बंद हो गया था। और इसके ऊपर और भी लॉ कमीशन ने अपनी सलाह दी है कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या कैसे होना चाहिए बीच बीच में। ये है इसका पूरा बैकग्राउंड। तो अब इसकी जब आर्गूमेंट्स की बात करते हैं यहाँ पे फॉर एंड अगेंस्ट की। तो यहाँ पे फॉर के देखिए क्या क्या आर्गूमेंट है, व्हाट इज़ द केस फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शन। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं, यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर आते हैं, सबसे पहले कॉस्ट आता है, उसके बाद गवर्नेंस आता है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस आता है, उसके बाद सोशल कोहेजन। ये 4 फैक्टर हैं जिनके बेसिस पे हम आर्गूमेंट अपना बेस करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट के बारे में बात करिए कि अगर जो लोकसभा का जनरल इलेक्शन होता है उसकी कीमत 4000 करोड़ रुपए होती है, और सिर्फ ये लोकसभा का इलेक्शन है, और बीच बीच में जो स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शंस हैं उनका अलग से खर्चा आता है, उनका भी बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, जो कि आपका स्टेट के साइज़ के हिसाब से होता है। वेल दिस इज़ अ ऑफिशियल एक्सपेंडिचर। और इसके अलावा ये जो नंबर आपको बताया जा रहा है ये तो ऑफिशियल है, ठीक है। जो अनऑफिशियल एक्सपेंडिचर होता है, जो आपकी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ खर्च करती हैं हर साल इस इलेक्शन के कैंपेन्स में, और जो कैंडिडेट खर्च करते हैं वो और भी ज़्यादा होता है। तो अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शन करते हैं तो बहुत सारा जो पैसा खर्च होता है वो बचता है। अब अगर दूसरे फैक्टर की बात करते हैं कि हर साल कम से कम 5 से 6 स्टेट के इलेक्शन होते हैं हर साल। इसकी वजह से काफ़ी सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के मिनिस्टर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, ये हमेशा कैंपेन मोड में रहते हैं, ठीक है। तो जो मिनिस्टर्स होते हैं इनका काम होता है पॉलिसी एडमिनिस्टर करना, पॉलिसी बनाना। लेकिन अगर मिनिस्टर पूरे टाइम अगर इलेक्शन कैंपेन ही करता रहेगा अलग अलग प्रदेश में, तो वो पॉलिसी कब बनाएगा? तो पॉलिसी मेकिंग और गवर्नेंस में ये बाधा पैदा करता है। उसके बाद जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ये किसी भी जगह पे आपका लगभग 45 से 60 दिन, लगभग 2 महीने तक तो रहता ही है। आचार संहिता जो होती है इलेक्शन से पहले, उन 2 महीनों में हर स्टेट में अगर 2 महीने की आचार संहिता लगती है तो वहाँ पे जो डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ होती हैं आपकी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की, वो लागू नहीं हो पाती हैं। उसके अलावा अगर तीसरे नंबर पे देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर द डिस्ट्रिक्ट स्लो डाउन ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड, कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, वो भले ही किसी भी विभाग के हों, सारे के सारे आपके इलेक्शन के काम में लग जाते हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है वो बहुत धीमा हो जाता है। जो फोकस होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन पे नहीं, इलेक्शन कंडक्ट कराने पे चला जाता है। एक तो ये होता है, और दूसरी बात जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, जो जैसे CAPFs हो गई, आपके CRPF हो गई, आपके CISF हो गई, अलग अलग जो सेनाएं होती हैं, इनका बहुत भारी मात्रा में इलेक्शन के दौरान डिप्लॉयमेंट रहता है। तो इसकी वजह से काफ़ी ये जो काम होता है इनका, किसी लॉ एंड ऑर्डर इशू को प्रिवेंट करना, इनका वहाँ से ध्यान हट के फिर इलेक्शन में हो जाता है। तो इसीलिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को इम्पैक्ट करते हैं। और चौथे नंबर पे, हाई स्टेक इलेक्शन वेरियस रिजल्ट इन पोलराइजिंग कैंपेन बाय ऑल पार्टीज इन ऑर्डर टू विन द इलेक्शन इन द लास्ट डेकेड विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया। उसके बाद ये कि जैसे हर साल 5 से 6 इलेक्शन होते हैं, हर इलेक्शन में जो कैंपेन है बहुत ज़्यादा डिवाइड करने वाले कैंपेन होने लगते हैं, कि जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दंगे होते हैं या काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिजम्स होते हैं। सोशल मीडिया पे लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा हेट्रेड फैलती है। तो ये सारी चीज़ें कम हो सकती हैं अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शन को फॉलो करें तो। अब यहाँ पे चैलेंजेस क्या इन्वॉल्व होते हैं, या फिर आपके अगेंस्ट के क्या आर्गुमेंट हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे है कि देयर आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट इशूज सराउंड प्रपोजल फ्रॉम बोथ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल परस्पेक्टिव। सबसे पहला है, इंडिया जो है एक फेडरल कंट्री है। फेडरल कंट्री मतलब यहाँ पे डिवाइड कर रखा है सेंटर और स्टेट के बीच में पूरी पावर को, ठीक है। सेंटर एक अलग एंटिटी है, स्टेट एक अलग एंटिटी है पूरे यूनियन के अंडर में, ठीक है। एंड स्टेट के पास भी अपनी कुछ ऑटोनॉमी है, अपनी कुछ अथॉरिटी है, एंड इनके स्टेट्स के खुद के अपने इश्यूज़ होते हैं जो कि बाकी स्टेट से अलग होते हैं।
लेकिन अगर हम इलेक्शंस को साइमल्टेनियसली कंडक्ट कराएंगे तो जो नेशनल इश्यूज़ हैं ये आपके स्टेट के पर्टिकुलर छोटे छोटे इश्यूज से ज़्यादा महत्वता गेन कर लेंगे, ठीक है, उनको छोटा कर देंगे। जो किसी भी राज्य में किसी एक समुदाय को अगर कोई समस्या होगी तो उनकी समस्या को कोई नहीं सुनेगा। जो नेशनल लेवल पे इश्यूज़ हैं सबका ध्यान सिर्फ उसी पे जाएगा। दूसरा ये है कि जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, उनके पास ज़्यादा पावर आ जाएगी, उनके पास ज़्यादा एडवांटेज आ जाएगी यहाँ पे, जो किनके मुकाबले जो छोटी छोटी आपकी रीजनल पार्टीज़ होती हैं उनके मुकाबले। तो यहाँ पे जो छोटी पार्टीज़ होती हैं उनको नुकसान होगा, वो बहुत अच्छे से मोबिलाइज नहीं कर पाएंगे पब्लिक ओपिनियन। लेकिन जो नेशनल पार्टीज़ या बड़ी पार्टीज़ होंगी उनके पास इस पूरे सिस्टम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसकी वजह से जो रीजनल पार्टीज़ हैं अपने अपने स्टेट का इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करती हैं, तो कहीं ना कहीं वो नहीं कर पाएंगी। और इससे जो फेडरल स्पिरिट है, सेंटर और स्टेट के बीच में जो कोऑपरेशन है, वो बहुत नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट हो सकती है। और हम जानते हैं कि जो फेडरलिज्म वाला जो एस्पेक्ट है वो हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तीसरी चीज़ ये है, इलेक्शंस ऑल्सो सर्व एज एन इफेक्टिव फीडबैक मैकेनिज्म फॉर गवर्नमेंट्स इन power. There have been many policies that have been initiated by various central state government due to electoral feedback. If elections are held only once in 5 years, it can affect this process. तो elections जो होता है ये लोगों का ओपिनियन मोबिलाइज होता है यहाँ पे, कि लोगों की जो डिमांड है उनके बेसिस पे इलेक्शंस लड़े जाते हैं, लोगों की डिमांड को फुलफ़िल करा जाता है। एंड अगर नहीं होता है तो सरकारें गिरती हैं, नई सरकार आती हैं, वो उन लोगों के एस्पिरेशन को फुलफ़िल करती हैं। लेकिन अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा तो 5 साल से पहले लोगों की नई एस्पिरेशंस फुलफ़िल, नई डिमांड्स फुलफ़िल नहीं हो सकती हैं। उसके बाद देखिए बात करी है चौथे नंबर पे, Federal and democratic issues discussed above, central simultaneous polls will also require constitutional amendments। कि इसमें काफ़ी सारे संविधान में बदलाव करने पड़ेंगे। कि इंडिया जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को फॉलो करता है, जहाँ पे मेजॉरिटी के बेसिस पे लोकसभा और स्टेट असेंबली चलती है। वो उसका ड्यूरेशन होता है 5 साल। लेकिन इन कानून के हिसाब से 5 साल से पहले भी सरकार गिर सकती है अगर लोग जो है मेजॉरिटी, अगर जो पार्टी जो है मेजॉरिटी लूज़ कर दे, या लोग जो है कॉन्फिडेंस लूज़ कर दें, ठीक है। और उसके नो अल्टरनेट गवर्नमेंट कैन बी फाउंड। और संविधान के हिसाब से 5 साल से पहले जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो सकता है और उसके बाद नया इलेक्शन होगा। ये चीज़ चलती आ रही है, लेकिन इस चीज़ में फिर हमें बदलाव करना पड़ेगा। उसके अलावा आपका जो प्रेसिडेंट्स रूल के प्रोविज़न है आर्टिकल 356, उसमें बदलाव करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी डिसॉल्व होता है स्टेट असेंबली और कोई नई गवर्नमेंट नहीं आती है, तब तक वहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल लगता है, सेंटर का कानून चलता है वहाँ पे। और अगर हम 5 साल का फिक्स टेन्योर रख देंगे तो हमें काफ़ी सारे बदलाव करने पड़ेंगे 83, 85, 172, 174 में, आर्टिकल 356 में। तो काफ़ी सारे संवैधानिक संशोधन हमें करने पड़ेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे अलग अलग कमिटीज़ जो बैठी हैं बीच बीच में 1982, 1999, तो उनके क्या क्या समाधान दे रखे हैं इस चीज़ से संबंध में। कि जैसे लॉ कमीशन की 1999 में रिपोर्ट आई है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की आपकी 2015 में रिपोर्ट आई है, ठीक है। इन्होंने इस इशू पे अपने कुछ ना कुछ ओपिनियन दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे रिकमेंडेशंस क्या क्या दी हैं। सबसे पहले नंबर पे है, लोकसभा एंड नियरली हाफ ऑफ द स्टेट में बी क्लब्ड टुगेदर इन वन साइकिल while the rest of the state can be held in another cycle after 2.5 years. This will require curtailing or extending the tenure of existing assemblies that will entail amendment. तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ये रिकमेंडेशन के हिसाब से ये क्या कहना चाहता है कि जो हमारे डिफरेंट इलेक्शंस होते हैं, डिफरेंट इलेक्शंस जो होते हैं अभी, ठीक है, अलग अलग समय पे, तो उनके लिए क्या किया जा सकता है, 2 हिस्सों में इन सारे इलेक्शंस को एक साथ कंडक्ट करने के बजाय इन इलेक्शंस को 2 समय पे कंडक्ट करवाएं। कि जैसे 0 to 5 ईयर्स का टाइम ले तो फर्स्ट ईयर में एक इलेक्शन हो, ठीक है, और 2.5 ईयर्स बाद एक इलेक्शन हो, ठीक है। फर्स्ट ईयर ऑफ इलेक्शन में सेंटर
और सम स्टेट्स का इलेक्शन हो जिनका इलेक्शन जो है क्लोज बाय हो, जिनका इलेक्शन की जो तारीख है, जिन स्टेट्स की इलेक्शन जो है की तारीख जो है सेंटर के इलेक्शन के आसपास हो, कि जैसे मान लीजिए सेंटर का यहाँ पे इलेक्शन जो होना है ये जनवरी में होना हो, यहाँ पे स्टेट 1 का जो इलेक्शन है इसका मान लीजिए दिसंबर में होना हो, या फिर स्टेट 2 का इलेक्शन है वो अगले साल के जनवरी में होना हो, या फिर स्टेट 3 का इलेक्शन हो वो जून में होना हो, तब इन सब का इलेक्शन क्लब कर दिया जाए। ठीक है, सेंटर के साथ क्लब कर दिया जाए। लेकिन कुछ स्टेट हो सकते हैं, मान लीजिए जिनका इलेक्शन जो है मान लीजिए स्टेट 4 है, इसका 4 साल बाद इलेक्शन होना हो, स्टेट 5 है, इसका मान लीजिए इसका भी 3 साल बाद इलेक्शन होना हो, तब बाकी जितने भी बचे खुचे स्टेट्स हैं इनका 2.5 ईयर्स बाद सेकेंड इलेक्शन कंडक्ट किया कराया जाए, सेकेंड इलेक्शन। ठीक है, तो 2 तरीके से यहाँ पे पूरे 0 to 5 ईयर्स में मात्र यहाँ पे 2 इलेक्शंस कंडक्ट होंगे। अभी क्या होता है 5 साल में कम से कम 10-12 इलेक्शन होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो होगा ये सिर्फ 2 इलेक्शंस में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे स्टेट्स को बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और सारे स्टेट्स की जो है कुछ ऑटोनॉमी भी बनी रहेगी। तो ये एक टाइप से मिडिल वे है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा यहाँ पे रिकमेंडेशन क्या किया जा रहा है कि एनी नो कॉन्फिडेंस मोशन इन लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली शुड बी मैंडेटरली बी अकम्पनीड बाय अ कॉन्फिडेंस मोशन बाय फॉर फॉर्मेशन ऑफ अल्टरनेट गवर्नमेंट इफ फॉर एनी अवॉइडेबल रीजन द लोकसभा or the state assembly is to be dissolved, the duration of newly constituted should only be for the remaining period of the original house. This would act as a deterrent for MPs and MLAs pushing for premature dissolution of the house. Instead, encourage members to explore possibilities of forming an alternative government. तो देखिए ये जो दूसरा समाधान बताया जा रहा है ये क्या है। दूसरा जो सल्यूशन है ये तो हो गया आपका सबसे पहला वाला सल्यूशन। ठीक है, अब दूसरा वाले सल्यूशन में क्या बताया जा रहा है कि आप साइमल्टेनियस इलेक्शन को रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म क्या आ रहा है कि यहाँ पे अगर डिसॉल्व होना हो या फिर कॉन्फिडेंस अगर लूज कर जाए तो फिर क्या होगा। इस सवाल को टैकल करने के लिए देखिए यहाँ पे ये बोला है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस को आप रखिए कि इलेक्शन सिर्फ 5 साल में एक बार होंगे पूरे सेंटर के लिए, स्टेट के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को फॉर्म करना हो, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना हो, तो इसी के साथ जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास कर दिया जाए तो डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व होने के बाद एक न्यू इलेक्शन होता है जो कि नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए लागू होता है। लेकिन यहाँ पे ये सिस्टम को नहीं करा जाए, नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ एक कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया जाए। ठीक है, कॉन्फिडेंस मोशन मतलब कि हाँ एक सरकार को अगर गिराया जा रहा है, एक सरकार से में अगर भरोसा नहीं है तो हाउस जो है बताए कि उसका ऑल्टरनेटिव क्या होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अगर ये जाएगी तो हाउस बताए कि दूसरा कौन आएगा यहाँ मेजॉरिटी होल्ड करने, और मेजॉरिटी होल्ड जो करेगा, जो दूसरी मेजॉरिटी बनाएगा उन 5 साल के अंदर ही, वो आपका रिमेनिंग टर्म के लिए होल्ड करेगा। ठीक है, तो ये दूसरा सिस्टम प्रपोज करा जा रहा है। ठीक है, इसमें ये होगा कि एक टाइप से रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पूरे हाउस की कि हाँ एक की तरफ अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करा जा रहा है तो इसका ऑल्टरनेटिव भी लाया जाए। तो इससे उन्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अगर कोई समस्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन की समस्या है, और अगर जो मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो रहा है, तब उसके ऊपर प्रेशर रहेगा कि कैसे हम इस सिचुएशन को सुधार सकते हैं, कैसे हम लोगों का कॉन्फिडेंस वापस गेन कर सकते हैं। तो ये एक दूसरा सजेशन दिया गया था। तीसरा सजेशन देखिए ये दिया गया है,
बाई इलेक्शन नेसेसिएटेड बाय डेथ, रेजिग्नेशन और डिसक्वालिफिकेशन कैन बी क्लब टुगेदर एंड कंडक्टेड वंस इन अ ईयर। कि देखिए बाई इलेक्शंस भी हमारे कंट्री में होते हैं अलग अलग रीजन्स की वजह से। अगर बाई इलेक्शंस की भी सिचुएशन आती है तब बाई इलेक्शंस को भी हम क्लब कर सकते हैं कि एक साथ कई सारे स्टेट्स के बाई इलेक्शन को क्लब कर लें, उनको एक साथ ही कंडक्ट कर लें। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस दी रखे हैं। एंड इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ दूसरी कंट्रीज़ के बारे में कुछ बताया गया है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज लाइक साउथ अफ्रीका, स्वीडन एंड जर्मनी हैव फिक्स्ड टेन्योर फॉर द लेजिस्लेचर। कि बाकी कंट्रीज़ जैसे आपका साउथ अफ्रीका, स्वीडन, जर्मनी, यहाँ पे साइमल्टेनियस इलेक्शन होते हैं, यहाँ पे फिक्स्ड इलेक्शन होते हैं। मतलब हर 5 साल में बस एक ही इलेक्शन होगा इनका। द इलेक्शन टू द नेशनल असेंबली की जैसे साउथ अफ्रीका की बात करें, ये वहाँ के स्टेट और सेंटर के हर 5 साल में होते हैं। एंड जो प्रेसिडेंट होता है वो आपका नेशनल असेंबली डिसाइड करता है। और द प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन एंड जर्मनी आर इलेक्टेड बाय देयर रिस्पेक्टिव लेजिस्लेचर एवरी 4 years। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कैन बी मूव्ड ओनली बाय इलेक्टिंग अ सक्सेसर। कि यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि अगर कोई सरकार जा रही है तो उसके साथ ही साथ कौन सी नई सरकार आएगी उसका भी चुनाव तुरंत वही जो पार्लियामेंट है अपने ही मेंबर्स के बीच में से करता है। तो अब इसका आइडियल सल्यूशन क्या हो सकता है? ठीक है, सबसे पहली बात, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ का यहाँ पे लैक ऑफ कंसेंसस है। किसी का इस बारे में समानता नहीं है कि क्या होना चाहिए, डिफरेंसेस हैं। आइडियल मिडिल ग्राउंड में बी टू कंडक्ट इलेक्शन इन 1 cycle एंड ऑल स्टेट असेंबली इलेक्शन इन अनदर साइकिल आफ्टर 2.5 years। जो आइडियल सल्यूशन यहाँ पे बताया जा रहा है ये वही है जो हमने पहला ऑल्टरनेटिव डिस्कस किया था कि 2 हिस्सों में बांट दिए जाए। एक इलेक्शन पहले साल में कंडक्ट हो और एक इलेक्शन 2-2.5 साल बाद हो। ठीक है, एक जगह एक इलेक्शंस क्लब हो, दूसरी जगह दूसरे इलेक्शंस क्लब हो। और अगर बाकी रिकमेंडेशंस के बारे में बात करें कि जैसे हम ऑल्टरनेट गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए ओपिनियन दिया था ऑन फॉल ऑफ एन इनकम्बेंट, द ड्यूरेशन ऑफ न्यूली बीइंग ओनली रिमाइंडर, द क्लबिंग ऑफ द बाई इलेक्शन टू बी हेल्ड मे बी अडॉप्टेड थ्रू सूटेबल अमेंडमेंट। की जो बाकी समाधान हैं कि ऑल्टरनेट गवर्नमेंट चूज़ करी जाए, बाई इलेक्शंस को क्लब किया जाए, हम वो भी कर सकते हैं अडॉप्ट, लेकिन उसमें कुछ नेसेसरी बदलाव करके। तो इस तरीके से इस आइडियल सोल्यूशन के माध्यम से हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारी कंट्री में साइमल्टेनियस पोल्स हो सकें और हमारा जो डेमोक्रेटिक एक्ट और फेडरल प्रिंसिपल्स हैं उनको हम अपहोल्ड कर पाएँ। तो ये है पूरा डिटेल्ड एनालिसिस आपका साइमल्टेनियस इलेक्शन के टॉपिक के बारे में, जो कि आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद आपका एक आर्टिकल आता है इम्प्रूविंग बैटरी टेक्नोलॉजीज़ फॉर स्पीडी इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन। की यहाँ पे बात करी है कि क्या क्या हम तरीके अपना सकते हैं अपने कंट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल को और बड़े तादाद पे बढ़ाने के लिए। तो इसकी अगर रेलेवेंस देखिए तो इसकी रेलेवेंस आपके प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आपको पढ़ना है डिफरेंट टाइप की जो बैटरी टेक्नोलॉजीज़ हैं आपको वो जाननी पड़ेंगी। एंड हमारे कंट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो ट्रेंड्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में ये आपका GS3 में आ जाता है आपका इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, एंड आपका GS3 में ही आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर में ये वाला टॉपिक आ जाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बात करा है कि इंडिया में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो बैटरी से संचालित जो जितने भी गाड़ियाँ होती हैं उन्हें EV कहते हैं, उस चीज़ का मार्केट इंडिया में बहुत भारी मात्रा में बढ़ रहा है कि 2023 तक अगर देखें तो 50% तक ग्रोथ यहाँ पे दिख रही है। और ऐसा माना जा रहा है 2030 तक ये पूरा मार्केट $100 बिलियन का हो जाएगा। और इस पूरे EV इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में जो सबसे अहम रोल निभाता है वो बैटरी टेक्नोलॉजी होती है कि बैटरी जितनी ज़्यादा हमारे कंट्री में प्रोड्यूस होंगी, EV जो है बैटरी से ही चलेंगी और उतनी ज़्यादा EVs चल पाएंगी। तो हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा अभी लिथियम आयन बैटरीज यूज़ हो रही हैं।
ठीक है, क्योंकि लिथियम की ध्यान में रखिए हाई एनर्जी डेंसिटी होती है और स्मॉल साइज़ होता है। मतलब कि एक जो बैटरी होती है हमारी लेड पावर्ड बैटरी होती है, मान लीजिए इतनी बड़ी होती है एंड इसमें 100 यूनिट्स स्टोर होता है इलेक्ट्रिसिटी। ये होता है लेड वाली बैटरी जो हमारी जनरली इन्वर्टर्स में लगती हैं। लेकिन वहीं जो लिथियम पावर्ड बैटरीज होती हैं उनका साइज़ जो होता है छोटा होता है लिथियम पावर, और इनका भी 100 यूनिट्स एनर्जी ये स्टोर करते हैं। तो छोटा साइज़ होता है और ज़्यादा बिजली ये अपने साइज़ के हिसाब से स्टोर कर सकते हैं। लेकिन देखिए इसकी कुछ खामियां भी हैं ये जो लिथियम पावर्ड बैटरी होती हैं, कि ये जो होता है चार्जिंग जो होता है स्लो होता है इसमें, इसका ये ज़्यादा महंगी होती है, और लिथियम जो है एक टाइप का मेटल जो है इसको माइनिंग करने में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो लिथियम के कुछ फ़ायदे तो हैं लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। तो अभी हम अपना करंट बैटरी स्ट्रक्चर जो है, बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर या बैटरी टेक्नोलॉजी को हम कैसे सुधार सकते हैं। तो सबसे पहली बात, हम इलेक्ट्रोड मटेरियल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि जो बैटरीज़ के अलग अलग कंपोनेंट होते हैं कि वो कंपोनेंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स। दो तरीके के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड होते हैं और कैथोड होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स होते हैं। इनका जो मटेरियल होता है ये डिसाइड करता है कि बैटरी की क्वालिटी कैसे होगी। तो हमें इन मटेरियल्स पे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए कि ये वाले मटेरियल लाइट वेट के हों, ठीक है, ये हायर लिथियम स्टोरेज कर पाएँ, फास्ट चार्ज कर पाएँ, ये सस्ते हों, ठीक है, अफोर्डेबल हों, और ये नॉन टॉक्सिक हो, ये जहरीले ना हो या फिर इनसे हमारे सेहत पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। उसके बाद बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा ला सकते हैं हम लोग कि जैसे बैटरी जो है ओवर चार्ज ना हो, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, बैटरी जो है अगर क्या स्टेटस है बैटरी का उसका अच्छा सही इन्फॉर्मेशन मिल सके, तो उसके लिए सेंसर हो अच्छे, एल्गोरिथम्स हो अच्छे, बैटरी को कंट्रोल करने के पैरामीटर हो ताकि बैटरी सेफ़ रहे, लंबे समय तक रहे और फास्ट चार्ज कर सके। उसके बाद सॉलिड स्टेट लिथियम बैटरीज़ ला सकते हैं हम कि जैसे लिथियम बैटरीज़ में कई बार जो है लिक्विड कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, ठीक है, तो उनके कुछ हैज़ार्ड्स होते हैं कि आग पकड़ लेते हैं या लीक कर जाते हैं। उसकी जगह हमें ऐसी बैटरीज़ लानी चाहिए जो कम्प्लीटली सॉलिड कंपोनेंट से बनी हो, ठीक है, जिसकी वजह से हमें कार्बन एनोड को नहीं यूज़ करना पड़ता है। अगर ऐसा करते हैं तो हमारा वेट कम हो सकता है और चार्जिंग भी फास्ट हो सकती है। तो अब अगर हम बैटरी के फ्यूचर के बारे में बात करें तो हमें आगे क्या करा जा सकता है कि सबसे पहले फेवरेबल इकोसिस्टम है हमारी कंट्री में। ये जो सजेशंस बताए हैं ये हमारी कंट्री में आगे काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल हैं, काफ़ी अच्छे स्केल पे करे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारी कंट्री में मार्केट जो है ग्रो कर रहा है, स्टार्टअप फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसीज़ हैं हमारे कंट्री में इन्वायरमेंट बैटरीज़ को लेके, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अच्छी हैं, स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। इस हमारी कंट्री में रिसर्च को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करा जा रहा है, स्पेशली इन मटेरियल साइंस एंड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड रिसर्च इन बैटरी टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इसके बारे में अगर और पॉइंट्स देखें कि हमारे कंट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल के एडॉप्शन के लिए हमें कंटिन्यूड एडवांसमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी कि लगातार उस फील्ड में एफर्ट्स हमें डालने पड़ेंगे, तभी हम इस चीज़ में अच्छे हो पाएंगे, तभी जो पूरा मार्केट का फुल पोटेंशियल है हम उसे यूज़ कर पाएंगे। उसके अलावा हमें अलग अलग तरीके की बैटरीज़ अलग अलग तरीके के पर्पस के लिए हमें यूज़ करने पड़ेंगे। सिर्फ लिथियम पे ही नहीं डिपेंड करना होगा कि एनएमसी बैटरीज़ हैं वो रेंज के लिए यूज़ करना पड़ेगा, एलएफपी बैटरीज़ हैं वो स्टेबिलिटी और लाइफ के लिए। और इससे रिलेटेड जो लिथियम माइनिंग है, लिथियम की खदान और लिथियम को निकालने वाला जो टेक्नोलॉजी है उस पर और एक्सप्लोर करना पड़ेगा। लिथियम के जो रिजर्व्स हैं उस पर और ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा ताकि जो रॉ मटेरियल है हमारे पास वो और आराम से अवेलेबल हो पाए। तो ये है आपका एनालिसिस आपके लास्ट वाले आर्टिकल का। तो आई होप आपको आज की जानकारी यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको कोई भी इशू हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। टिल देन थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट एडिटोरियल।